नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन, उनके विकास मॉडल और यूपी की सियासत में आ रहे एक जबरदस्त बदलाव पर रोशनी डालते हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है, क्या योगी आदित्यनाथ ने वाकई यूपी की राजनीति का डीएनए बदल दिया है? क्या दशकों पुराना जो जाति का खेल था उसे विकास के एजेंडे से मात देने में वो कामयाब हुए हैं? या ये सिर्फ पुरानी शराब को नई बोतल में पेश करने जैसा है। स्रोत इन्हीं सवालों की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प तुलना से कर सकते हैं जो इन रिपोर्ट्स में भी की गई है। एक तरफ है पड़ोसी राज्य बिहार, जहां आज भी राजनीति आप देखें तो पूरी तरह से जातीय गठजोड़ पर ही टिकी है। हाँ, वो तो है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, जहां कहा जा रहा है कि विकास और कानून व्यवस्था का एक नया मॉडल हावी हो रहा है। कमाल की बात तो यह है कि स्रोतों के मुताबिक हाल के बिहार चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ की रैलियों में जुटी भीड़ और यूपी के लॉ एंड ऑर्डर मॉडल की चर्चा ने वहां के नतीजों पर भी असर डाला। ये तुलना तो वाकई दिलचस्प है, क्योंकि बिहार और यूपी की राजनीति को हमेशा एक ही तराजू में तोला जाता रहा है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि यूपी के इस तथाकथित मॉडल में ऐसा क्या है जिसकी चर्चा बिहार तक में हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं उस पहलू की जिसे योगी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी बताया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल। और यहाँ जो आंकड़े दिए गए हैं वो किसी को भी चौंका सकते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में उस साल एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। एक भी नहीं, जीरो। हाँ, जीरो। और ये उस राज्य के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है, जहां जैसा कि एक रिपोर्ट में लिखा है 2017 से पहले लगभग हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं दंगे होते थे। ये तो सुनने में ही बहुत बड़ा दावा लगता है। अच्छा, और बाकी अपराधों में क्या उनमें भी ऐसी ही कोई कमी आई है? हाँ, उनमें भी। और आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। स्रोतों के मुताबिक यूपी की जो ओवरऑल क्राइम रेट है वो राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे चली गई है और कुछ खास अपराधों में तो जबरदस्त गिरावट बताई गई है। जैसे डकैती और लूट जैसे मामलों में 80 से 90% तक की कमी। ओहो। और हत्या और बलात्कार जैसे जो गंभीर अपराध हैं उनमें लगभग आधी गिरावट दर्ज हुई है। 50%? लगभग 50%। तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जमीन पर लोगों के सुरक्षा के एहसास को बदलने वाली बात है। ये जो अपराध में गिरावट के आंकड़े हैं ये वाकई प्रभावशाली हैं। लेकिन क्या स्रोत इस पर भी कुछ कहते हैं कि इन आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या है? मतलब ये बदलाव आया कैसे? क्योंकि बुलडोजर और ऑपरेशन दुराचारी जैसे शब्द अब यूपी की पहचान बन गए हैं। यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। स्रोतों के मुताबिक ये सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाइयां नहीं थीं, ये एक बहुत शक्तिशाली राजनैतिक संदेश देने का तरीका था। राजनैतिक संदेश? हाँ, बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक राजनैतिक हथियार बन गया। माफियाओं की जमीन पर, उनके अवैध निर्माणों पर चलता हुआ बुलडोजर, वो एक ऐसा विजुअल मैसेज था जो टीवी और सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो जाता था। बिल्कुल। संदेश साफ था, देखो हम सख्त हैं और हम किसी को नहीं बख्शेंगे। इसने कानून व्यवस्था की जो बहस थी उसको कोर्ट कचहरी की फाइलों से निकालकर सीधे जनता की नजर मिला दिया। मतलब ये एक्शन से ज्यादा परसेप्शन बनाने की लड़ाई थी। बिल्कुल। और इसी से सरकार को एक निर्णायक छवि बनाने में मदद मिली। लेकिन ऑपरेशन दुराचारी जैसे कदम, जहां आरोपियों के पोस्टर चौराहों पर लगा दिए गए, उसकी तो मानवाधिकारों के नजरिए से काफी आलोचना भी हुई थी। क्या स्रोत इस दूसरे पहलू पर कोई रोशनी डालते हैं? हाँ, इस आलोचना का जिक्र है। स्रोतों में ये बताया गया है कि इन कदमों पर कानूनी सवाल उठे और मानवाधिकार संगठनों ने इसे नेम एंड शेम की एक गलत परंपरा बताया। लेकिन साथ ही ये भी विश्लेषण किया गया है कि सरकार का तर्क ये था कि इससे अपराधियों के मन में डर पैदा होता है और समाज में, खासकर महिलाओं में, सुरक्षा की भावना पैदा होती है। तो एक तरफ कानूनी प्रक्रिया का सवाल था और दूसरी तरफ एक कड़ा संदेश देने की राजनीतिक इच्छा। इन रिपोर्ट्स का निचोड़ यही है कि सरकार ने राजनीतिक संदेश को प्राथमिकता दी और जनता के एक बड़े हिस्से ने इस सख्ती का समर्थन भी किया। तो स्रोतों का तर्क साफ है, पहले कानून व्यवस्था ठीक करो जिससे एक तरह का डर और भरोसा दोनों कायम हो, और शायद इसी से निवेश का माहौल बनता है और अर्थव्यवस्था पटरी पर आती है। क्या यही हुआ?
क्या इकोनॉमी के मोर्चे पर भी ऐसी बड़े बदलाव देखें? आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। यहाँ राज्य की GSDP यानी आसान भाषा में कहें तो राज्य की इकोनॉमी का साइज, उसका एक आंकड़ा दिया गया है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या है वो आंकड़ा? 1950 से 2017 तक यानी लगभग 67 सालों में यूपी की अर्थव्यवस्था का आकार करीब 12.75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा था। 67 सालों में? जी। ठीक है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी के कार्यकाल में इसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। 2023-24 में प्रदेश की विकास दर 11.6% रही। 11.6%? जी, जो देश की 9.6% की औसत विकास दर से काफी ज्यादा है। ये बड़े नंबर तो ठीक है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर भी कुछ योजनाओं का जिक्र है जिनसे आम लोगों या छोटे उद्योगों को फायदा हुआ हो? क्योंकि विकास अक्सर बड़े-बड़े आंकड़ों में खो जाता है। बिल्कुल। एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का खास तौर पर जिक्र है। हाँ, ODOP। ODOP इसका मकसद था हर जिले के किसी खास उत्पाद जैसे बनारस की साड़ी, मुरादाबाद का पीतल का काम या अलीगढ़ के ताले, इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना। अच्छा। इससे स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्योगों को सीधा फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। इसके अलावा बुनियादी ढांचे पर जबरदस्त जोर दिया गया। एक्सप्रेसवे का जाल बिछाना, नए एयरपोर्ट्स बनाना, औद्योगिक गलियारे तैयार करना। इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, इन सब का लक्ष्य यूपी को निवेशकों की पहली पसंद बनाना था। और ये सब उत्तर प्रदेश विजन 2047 नाम के एक दस्तावेज का हिस्सा है जो एक लंबी अवधि की आर्थिक योजना को दिखाता है। ठीक है, तो एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर का डंडा और दूसरी तरफ विकास की गाजर। लेकिन यूपी की राजनीति में अर्थव्यवस्था से भी बड़ा एक फैक्टर हमेशा से रहा है और वो है जाति। यहीं पर यूपी की राजनीति का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। इन रिपोर्ट्स में 80 बनाम 20 के फॉर्मूले का बार-बार जिक्र है। हाँ, ये बहुत सुना है। और ये सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरी सामाजिक और राजनीतिक रणनीति थी। ये 80 बनाम 20 का फॉर्मूला, स्रोतों के हिसाब से इसका असल मतलब क्या था? क्या ये सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात थी या इसमें और भी कुछ परतें थी? स्रोतों के मुताबिक ये दोनों ही था और यही इसकी चालाकी थी। सतह पर ये 80% हिंदू आबादी को एक साथ लाने और 20% मुस्लिम वोट बैंक को अलग थलग करने की रणनीति लगती है। लेकिन इसकी असली इंजीनियरिंग ये थी कि इस 80% में उन सभी गैर यादव पिछड़ी जातियों और गैर जाटव दलित जातियों को भी शामिल किया गया। अच्छा, जो अब तक पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी और बसपा का वोट बैंक मानी जाती थी। मतलब एक ही तीर से दो निशाने। बिल्कुल, एक तरफ धार्मिक ध्रुवीकरण और दूसरी तरफ जातिगत समीकरणों को पूरी तरह से उलट देना। और जमीन पर इस रणनीति को लागू कैसे किया गया? मतलब सिर्फ कहने से तो वोट नहीं मिलते हैं ना? नहीं मिलते। इसके लिए दो मुख्य तरीकों का इस्तेमाल हुआ। पहला, सोशल इंजीनियरिंग। पिछड़ी और दलित जातियों के उन नेताओं को पार्टी संगठन और सरकार में बड़ी जिम्मेदारियां दी गईं जो अब तक हाशिए पर थे। ठीक है। इससे उनके समाज में संदेश गया कि भाजपा में उनका सम्मान है। और दूसरा और शायद सबसे कारगर तरीका था लाभार्थी वर्ग बनाना। लाभार्थी वर्ग मतलब? यानी सरकारी योजनाएं जैसे मुफ्त राशन, घर, गैस सिलेंडर, इनका लाभ बिना किसी भेदभाव के हर जाति और धर्म के जरूरतमंद तक पहुंचाना। जब किसी गरीब को सीधे सरकार से मदद मिलती है तो उसकी राजनीतिक वफादारी अपनी जाति के नेता से हटकर उस सरकार की तरफ हो जाती है जो उसका पेट भर रही है। और 2022 के चुनाव नतीजे इसी रणनीति की कामयाबी का सबूत माने जाते हैं। बिल्कुल। 2022 में भाजपा को 255 सीटें मिली, जबकि सपा सिर्फ 111 पर सिमट गई। अखिलेश यादव ने जवाब में 90 बनाम 10 का नारा दिया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पूरी तरह बेअसर रहा। अच्छा। यहाँ लोकनीति CSDS सर्वे का एक आंकड़ा है जो पूरी कहानी साफ कर देता है। क्या कहता है वो सर्वे? सर्वे बताता है कि 2022 में सपा को यादवों का 83% वोट मिला, जो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो उनका कोर वोट बैंक है। लेकिन वो बाकी समुदायों को जोड़ने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ भाजपा ने दलित वोटों में भी बड़ी सेंध लगाई। जाटव समुदाय, जो बसपा का कोर वोटर माना जाता है, उसका 21% वोट भाजपा को गया। 21%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और बाकी दलित जातियों का 41% वोट भी।
ये दिखाता है कि भाजपा ने जाति की सीमाओं को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। तो अगर भाजपा की रणनीति इतनी सफल रही तो इसका सीधा असर विपक्ष पर पड़ा होगा। समाजवादी पार्टी और बसपा कहाँ खड़ी हैं आज? इन स्रोतों के हिसाब से उनकी हालत क्या है? आंकड़े तो यही दिखाते हैं कि विपक्ष लगातार कमजोर हुआ है। 2024 के उपचुनावों में भी सपा को भारी हार का सामना करना पड़ा और इसकी एक बड़ी वजह इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा न हो पाना भी बताई गई है। सपा ने जब सभी 9 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान किया तो उससे गठबंधन की एकता टूट गई। और सपा का जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए समीकरण था, हाँ, वो प्रभावी नहीं हो सका। ये पीडीए फॉर्मूला, इसका आइडिया क्या था और ये काम क्यों नहीं कर पाया? पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ये अखिलेश यादव की रणनीति थी कि इन तीनों वर्गों को एक साथ लाकर भाजपा के 80 बनाम 20 का जवाब दिया जाए। कागज पर तो मजबूत लगता है। कागज पर ये एक मजबूत समीकरण दिखता है, लेकिन जमीन पर ये इसलिए काम नहीं कर पाया क्योंकि जैसा कि स्रोत बताते हैं, इन वर्गों के एक बड़े हिस्से को भाजपा पहले ही अपनी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए अपने साथ जोड़ चुकी थी। अच्छा, मतलब लाभार्थी वाला फैक्टर। बिल्कुल। साथ ही गठबंधन में दरार ने भी वोटर्स में गलत संदेश भेजा। और बसपा या कांग्रेस का क्या हाल है? रिपोर्ट्स के मुताबिक बसपा का आधार तो लगातार सिकुड़ रहा है। उनके दलित वोट बैंक का एक हिस्सा भाजपा की तरफ चला गया है और दूसरा हिस्सा सपा की तरफ। और कांग्रेस? कांग्रेस के लिए तो इन स्रोतों में बहुत तीखी टिप्पणियां हैं। कहा गया है कि 40 साल तक यूपी पर राज करने वाली कांग्रेस आज समाजवादी पार्टी की बैसाखी पर खड़ी है। बैसाखी पर? हाँ, और संगठन के स्तर पर उसकी रीढ़ पूरी तरह टूट चुकी है। एक लाइन तो ऐसी है जो सुनने में मजेदार भी है और बहुत तल्ख भी। हाँ, एक तंज का भी जिक्र है कि यूपी में डायनासोर तो वापस आ सकता है लेकिन कांग्रेस नहीं। वाह, ये तो बहुत ही तीखी टिप्पणी है। मतलब लिखने वाले ने कोई मुरव्वत नहीं की। ये दिखाता है कि राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस की वापसी को कितना नामुमकिन मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का विश्लेषण यही तस्वीर पेश करता है कि कानून व्यवस्था, विकास और जातिगत समीकरणों को तोड़ने की एक सोची समझी 3 स्तरीय रणनीति ने योगी आदित्यनाथ को यूपी की राजनीति में एक बेहद मजबूत नेता बना दिया है। पहले कानून का राज स्थापित करो, फिर विकास की जमीन तैयार करो और फिर उस विकास के फायदों को जातियों में बांटकर एक नया वोट बैंक बनाओ। जी, और बिहार चुनाव में मिली सफलता को 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के बढ़े हुए आत्मविश्वास के तौर पर देखा जा रहा है। वहां भी यूपी के इसी मॉडल की चर्चा हुई। तो संदेश साफ है? संदेश साफ है कि भाजपा इस नैरेटिव को मजबूत करने में सफल रही है कि जनता अब जाति से ऊपर उठकर सुशासन और विकास को चुन रही है। तो जाते जाते इस सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इन सभी स्रोतों को पढ़ने के बाद दिमाग में घूमता है। इन रिपोर्ट्स का विश्लेषण यूपी मॉडल को जाति की राजनीति पर विकास की जीत के रूप में पेश करता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये मॉडल वाकई जाति को राजनीति से खत्म कर रहा है या ये सिर्फ विकास और सुशासन के एक नए बैनर तले जातियों का एक नया और बड़ा गठबंधन बना रहा है? क्या पुरानी राजनीति खत्म हो रही है या सिर्फ अपना रूप बदल रही है?